हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो हैं, पहला पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा हु इन्वेंटेड लीनियर इक्वेशन। तीसरा रहेगा वाई वी शुड रीड, अर्थात हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट रहेगा हाउ वी कैन सोल्व, इन्हें किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। हमारी बुक में बेसिकली 3 विधियाँ दी हुई है, ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों के रेखीय समीकरण युग्म क्या है। दो चरों के रेखीय समीकरण युग्म ज्ञात करने से पहले हमें दो चरों के रेखीय समीकरण क्या, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। पेयर बाद में ज्ञात करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अर्थात वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दोनों 0 नहीं है। ऐसे समीकरण को वेरिएबल एक्स और वाई में रेखीय समीकरण कहेंगे। अर्थात कैसा समीकरण, जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो, अर्थात लिखा जा सकता हो, जहाँ पर ए और बी और सी ये वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी दोनों 0 नहीं है, अर्थात सामान्यतः इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और जहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई हैं, ऐसे समीकरण को वेरिएबल एक्स और वाई में रेखीय समीकरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, जब समान चर अर्थात वेरिएबल समान, दोनों समान वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशन होंगी, तो ऐसी दो लीनियर इक्वेशनों को समान चर अर्थात सेम वेरिएबल वाली दो लीनियर इक्वेशनों को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हमारी कंडीशन क्या है, जैसे ये हमारी एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन 2। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, सेम वेरिएबल, अर्थात वेरिएबल हमारे सेम होने चाहिए पेयर होने के लिए। तो देखिए इसमें वेरिएबल इक्वेशन 1 में भी x और y वेरिएबल है और इक्वेशन 2 में भी x और y वेरिएबल है, अर्थात समान चरों के दो रेखीय समीकरणों को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं हु इन्वेंटेड लीनियर इक्वेशन, अर्थात लीनियर इक्वेशन की खोज किसने की थी। सन 1834 में सर विलियम रावन हैमिल्टन ने लीनियर इक्वेशन की खोज की थी। फिर हमारा तीसरा बिंदु है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारे उपयोगिता है, जैसे बजट तैयार करने में, रेटों की तुलना करने में, अनुमान लगाने में आदि में। तो हम देखते हैं, एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं बजटिंग में इसका क्या यूजेज है। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम पढ़ लिख कर बड़े हो गए और हमने नौकरी करना पसंद नहीं किया, हमने बिजनेस करना पसंद किया। उसके लिए हमने एक कंपनी खोली जिसका नाम रख लिया ट्रिपल बी, अर्थात बैंड बाजा और बारात, ये हमने रख लिया। उसका काम था इवेंट मैनेजमेंट करना, शादी ब्याह के प्रोग्राम, पार्टियों के प्रोग्राम मैनेज करना। हमारे पास एक पार्टी आई, उसने हमसे बोला कि हमारे इतने व्यक्तियों का फला प्रोग्राम है, इसे आपको मैनेज करना है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा। तो हमने उसकी कैलकुलेशन की,
सबसे पहले हमने रेंटल स्पेस के लिए देखा कि रेंटल स्पेस मैरिज गार्डन, जैसे मान लिया मैरिज गार्डन कितना खर्चा आ रहा है, तो मैरिज गार्डन एक दिन का हमारा भाड़ा ले रहा है मान लो 1000 रुपये। उसके बाद हमने देखा प्रत्येक व्यक्ति, जो जितने व्यक्ति आएंगे उनमें एक व्यक्ति के खाने का कितना रेट लगेगा, हमने मान लिया 100 रुपये, एक प्रत्येक थाली का मूल्य आएगा 100 रुपये। इसके बाद हमने देखा कितने लोग आएंगे, हमें ये पता नहीं था, तो हमने अननोन है ये, और कितना खर्चा हुआ ये भी अभी तक पता नहीं लगेगा, क्योंकि आदमियों को पता नहीं तो खर्चे का भी पता नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें आदमियों की संख्या कितनी है x, और एक्सपेंडिचर मान लिया, खर्चा होने वाला मान लिया y। फिर हमने इसको एक एल्जेब्रिक रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। हमने लिखा खर्चा y इक्वल टू पर व्यक्ति खाने की कॉस्ट है 100 रुपये, पर प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या हमें पता नहीं, हमने x माना है, तो 100 इंटू एक्स प्लस रेंटल स्पेस 1000, ये हमारी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब इससे हम आसानी से पार्टी को बता सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। अब हम पार्टी से पूछेंगे, हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन तैयार कर ली, अब हम पार्टी से पूछेंगे कि आपके इस प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे। पार्टी ने हमें बताया कि हमारे 100 लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। हमने उनको खर्चा बता दिया। हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन में आदमियों की संख्या को लिखा, एक्सपेंडिचर y इक्वल टू प्रत्येक व्यक्ति का खाने का खर्चा 100 रुपये था, व्यक्तियों की संख्या x मानी, उसकी जगह 100 रखा, प्लस रेंटल स्पेस को इसमें जोड़ दिया, तो हमारा खर्चा आ गया 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000। हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि हमारा इस प्रोग्राम को अरेंज करने में इतना खर्चा आएगा। अब हम हमारी पार्टी से अपने मार्जिन के हिसाब से पैसा बता सकते हैं, अपना बजट देखकर कि हमारा प्रिडिक्ट कर लिया और हमने अनुमान लगा लिया। तो अब हमें किसी भी स्थिति में, यदि हमने अच्छे से पढ़ा है, तो किसी भी स्थिति में हमें घाटा जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बजट बना लिया है। यदि हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते और हम बिगर किसी अनुमान के, बिगर किसी बजट को तैयार किए हुए आंख बंद करके ज़्यादा मांग लेते तो पार्टी को शायद पोसाता नहीं, वो चले जाती। यदि कम मांग लेते तो शायद अब हमको घाटा हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारा मूल्य है, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अब दूसरा ही एक उदाहरण देखते हैं कैलकुलेशन में किस प्रकार इसका यूजेज है। कैलकुलेशन में देखते हैं, मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। वो कैशियर को कहती है कि मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट ही देना। कैशियर ने उसकी बात मान ली और कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट दे दिए। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि मीना को कैशियर ने कुल कितने नोट दिए, 50 के कितने दिए, कुल नोट तो हमें दिया हुआ है 25 दिए, पर 50 के कितने दिए और 100 के कितने दिए, ये हमें पता लगाना है। अब ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसलिए हम तुरंत इसको गिन के भी बता देंगे, पर ऐसे मान लो ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो मान लो 1000 नोट देता तो गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ती। तो ऐसी स्थिति में यही हमारी बुक का ही एक सवाल है, आपको समझाने के लिए ही मैंने लिया है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि हमारे 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी। 50 रुपए के नोटों की संख्या को हमने x माना है और 100 रुपए के नोटों की संख्या को y माना है, और टोटल नोटों की संख्या हमें पता है, 25 नोट दिए थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पता है 50 रुपए के नोटों की संख्या को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे टोटल जो पैसे हमने विड्रा किए हैं वो आ जाएंगे। तो हमने टोटल कितने विड्रा किए थे, 2000। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो दूसरी समीकरण बनती है वो x प्लस 2y इक्वल टू
40, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं x को एलिमिनेट करने के लिए, अर्थात x को काटने के लिए। देखिए किस प्रकार हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो x में से माइनस x गया तो कुछ नहीं बचा। अब 2y में से 1y गया तो 1y बचा, और इधर राइट साइड में 40 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास आया y इक्वल टू 15। अब y के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा 10। अब x और y हमने क्या माना है, जैसा कि हमने समीकरण ये सॉल्यूशन करने के लिए पहले ही लिखा था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माना है। अब हम 50 रुपए के नोटों की संख्या x माना है, तो उसकी जगह x का मान लिख देंगे तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब 100 रुपए के नोटों की संख्या को y माना है, y का मान y की जगह रख देंगे 15, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी 15। इस प्रकार हमें आसानी से पता लग जाएगा कि हमारे पास 50 रुपीज़ के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या 15 है। इस प्रकार हम इसे कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे। इस प्रकार साथियों इसका हमारे वास्तविक जीवन में काफ़ी उपयोगिता है। साथियों अगला पॉइंट हमारा है हाउ वी कैन सोल्व। तो देखते हैं इसमें जो बुक में सवालों को सोल्व करने की क्या क्या विधियाँ दी हुई है। पहली है ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड, और तीसरा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात वे समीकरण जिन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों में रूपांतरित किया जा सकता हो और ऊपर वाली दोनों विधियों से सोल्व किए जाएंगे। ये 3 मेन विधियाँ दी गई हैं। इसमें से हम सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं ग्राफिकल मेथड अर्थात लेखा चित्र विधि। इसमें साथियों सबसे पहले क्या है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है। उस लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर पर वो लीनियर इक्वेशन के x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लेते हैं और उनको ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। अंकित करने के बाद जो बिंदु आते हैं उनको आपस में मिलाकर एक रेखा बना लेते हैं, एक सीधी रेखा आती है। देखते हैं इस प्रकार, जैसे हमने एक इक्वेशन लिया x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें हमने x और y के मान ले लिए। x का मान हमने 0 रखा तो y हमारे पास आया 0। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार हमने x का मान 4 रखा तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2। यह हमने x का मान माना, y के मान, x का मान के इक्वेशन 1 में रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार x और y के हमने कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। अब हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। यह हमारा ग्राफ पेपर है। इस पर x और y के कोऑर्डिनेट हम अंकित कर लेते हैं, जैसे x0 y0, x2 y1, x4 y2। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार ग्राफ पेपर पर किसी रेखीय समीकरण को निरूपित करना ही रेखीय समीकरण को हल करने की ग्राफीय विधि कहलाती है। आपको समझ आया? तो इस प्रकार यह हो गया। अब यदि हम एक ही ग्राफ पेपर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, अर्थात एक ही ग्राफ पेपर पर हम ऐसे 2 रेखीय समीकरण लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 रेखीय समीकरण लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, अर्थात जो 2 सीधी रेखाएं आएंगी
वो किस प्रकार की होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले टू लीनियर इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1, इसमें हमने पहला इक्वेशन लिया x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसमें हमने एक टेबल पर x और y के मान निकाले। x का मान हमने माना 0, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ 0। जब हमने x का मान माना 2 और उसको इक्वेशन 1 में रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार हमने x का मान 4 माना तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। ये हमें इक्वेशन 1 के लिए x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब हम इक्वेशन 2 लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसमें फिर x और y के मान लेते हैं। जब हमने x का मान 0 माना और इक्वेशन 2 में रखा तो हमें y का मान प्राप्त हुआ 5। जब हमने x का मान 4 माना और इक्वेशन 2 में रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। इस प्रकार हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। सबसे पहले इक्वेशन 1 में जो हमें x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं उनको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। ये हमने अंकित किया। x के एक कोऑर्डिनेट है 0 0, एक है 2 1 और एक है 4 2। इनको ज्वाइन करेंगे इक्वेशन 1 के लिए। तो हमें इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 की एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेटों को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। ये हमने अंकित किया, ज्वाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ये हमारा ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई भी ऐसा सवाल आया कि इस सवाल का ग्राफीय निरूपण कीजिए, तो वो इस प्रकार होगा। एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त करके जो रेखाएं प्राप्त होंगी हमें कोऑर्डिनेट के अनुसार उनको अंकित कर देंगे। ये ग्राफीय निरूपण हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। जब हमने ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात दो इक्वेशन सेम वेरिएबल में ली तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हुई कि ये दोनों रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वह बिंदु है 4, x का मान 4 है और y का मान 2, अर्थात कोऑर्डिनेट 4 और 2 पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों एक पेयर हो गया। यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, अर्थात इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर को कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आ गया समझ। अब देखते हैं, जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे जो गुणांक हैं जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अर्थात हमारे इक्वेशन 1 का गुणांक x का गुणांक, इक्वेशन 1 में x का गुणांक और इक्वेशन 2 में x का गुणांक का अनुपात इक्वेशन 1 के y के गुणांक और इक्वेशन 2 के y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होगा, अर्थात a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अर्थात जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे हम उदाहरण के सहायता से समझते हैं। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन लिया x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें हमने x और y के मान प्राप्त किए। x का
0 तो y का 2, x का 4 तो y का 0। फिर हमने इक्वेशन 2 लिया, 2x + 4y = 12। इसमें x और y के मान हमने प्राप्त किए उसी प्रकार, ठीक जैसे पहली सिचुएशन में किया। फिर इसके बाद हमने वही ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पर इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेटों को अंकित किया, ये कर दिए। तो हमें कौन सी लाइन प्राप्त होती है? कोऑर्डिनेटों को अंकित करने पर हमें इक्वेशन 1 के लिए एक सीधी रेखा ये वाली प्राप्त होती है। इसी प्रकार इक्वेशन 2 को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है, यह भी सीधी। तो ग्राफ पेपर पर खींची गई लाइनों को देखने से हमें प्रतीत होता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पर दोनों एक दूसरे के समांतर है, अर्थात पैरेलल हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात यह रेखीय समीकरणों का युग्म कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता, अर्थात ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब दो रेखीय समीकरण युग्म की रेखाएं पैरेलल आती हैं तो ऐसी स्थिति में समीकरण 1 का x का गुणांक अपॉन समीकरण 2 के x का गुणांक इक्वल टू अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट c1 नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात x का दोनों समीकरणों के x के गुणांक का अनुपात अपॉन दोनों समीकरणों के y के गुणांक का अनुपात बराबर होगा, किंतु इसकी कांस्टेंट जो संख्या है उसका अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं होगा। आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, बट c1/c2 नॉट इक्वल टू a1/a2 एंड b1/b2 बराबर, यह स्थिति होगी। हम ये इसलिए बताया इसमें कि हम जब भी ऐसे सवाल देखेंगे तो हमें देख के ही पता पड़ जाएगा कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। अब अगली स्थिति देखते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे के कोइंसाइड होंगी अर्थात संपाती होंगी। उदाहरण के सहायता से समझते हैं। यह हमारी इक्वेशन 1 है, 2x + 3y = 9। इसमें x और y के हमने गुणांक प्राप्त वो कोऑर्डिनेट प्राप्त किया, x 0 y 3 x 4.5 y 0। इसी प्रकार हमने इक्वेशन 2 लिया, 4x + 6y = 18। इसमें भी x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त किए। पहले की तरह हमने फिर एक ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पर इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट अंकित किए तो हमें एक इक्वेशन 1 की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमने इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट प्राप्त किया और एक लाइन ड्रा करी उनको मिलाते हुए, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशनों को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने पर हमें प्रतीत होता है कि इक्वेशन 1 के द्वारा खींची गई लाइन और इक्वेशन 2 के द्वारा खींची गई लाइन अर्थात दोनों समीकरणों का ग्राफीय प्रतिरूपण एक दूसरे के संपाती होता है, अर्थात दोनों कोइंसाइड होते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, अर्थात ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन होंगे। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अर्थात जो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का के लिए होगा वही यूनिवर्सल सॉल्यूशन इक्वेशन 2 के लिए होगा, अर्थात जो मान इक्वेशन 1 को
सेटिस्फाई करता है वही मान इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अनंत हल होंगे। इसको कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब ऐसी स्थिति होगी, जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, तो हमारे गुणांकों का अनुपात होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। समझ आया? ये हमारी 3 स्थितियाँ होंगी। अब हम एक सवाल लेते हैं जिसके हिसाब से हमें ग्राफीय विधि अच्छे से हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसके लिए हमने एक बुक का ही एक एग्जाम्पल लिया है। हमारा सवाल है कि एक क्रिकेट टीम की कोच 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीज़ में खरीदती है। उसके बाद वह 1 बैट और 3 बॉल समान प्रकार की 1300 रुपये में खरीदती है। तो इस स्थिति का बीजगणितीय और ग्राफीय प्रतिरूपण कीजिए, अर्थात रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ना तो बैट का प्राइस पता है ना बॉल का प्राइस पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम प्राइस ऑफ ए बैट इज एक्स एंड प्राइस ऑफ ए बॉल इज बैट इज एक्स और प्राइस ऑफ ए बॉल इज वाई। कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा बोलने में। इसके बाद पहली कंडीशन है 3 बैट और 6 बॉल का मूल्य हमारा 3900 रुपये है। तो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी 3x + 6y = 3900। ये हमारी इक्वेशन 1 है। फिर दूसरी कंडीशन है कि 1 बैट और 3 बॉल का प्राइस है हमारा 1300। तो दूसरी हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी x + 3y = 1300। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब जो ये हमारा सवाल है इसको हमने बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर लिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। यदि हमसे सवाल में पूछा जाता है कि इस सिचुएशन का एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। इसको हम यहाँ पर सवाल को लिख देते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज इक्वेशन 1 लिख देते और इसके बाद इक्वेशन 2 लिख देते। ये हमारा आधा सवाल सोल्व हो गया। अब इसी सिचुएशन को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशन को लेंगे। हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन 1 लिया, 3x + 6y = 3900। ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसको पक्षांतरण विधि से y को राइट साइड कर लेंगे और बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आएंगे। फिर हम एक टेबल लेंगे x और y का मान ज्ञात करने के लिए। हमने x का मान मानते हैं, हमने 1300 x का मान माना और इक्वेशन 1 में रखा, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ y = 0। तो 0 हमने y में रखा। फिर हमने x का मान माना 0, इक्वेशन 1 में रखा, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 650। इसी प्रकार हमने दोबारा x का मान 300 माना, तो हमें y का मान प्राप्त होता है 500। ये हमारे इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमारी इक्वेशन 2 है x + 3y = 1300। इसमें वही पक्षांतरण विधि से y को राइट साइड और बाकी सबको लेफ्ट साइड ले लेंगे। इसके बाद x और y के मान ज्ञात करेंगे। हमने x को माना 1000, y का मान ज्ञात किया इक्वेशन 2 में रखकर x का मान, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ 100। फिर हमने x का मान 100 माना, y का मान प्राप्त किया, तो हमें y प्राप्त हुआ 400। फिर हमने x का मान माना 400, y का मान प्राप्त किया, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 300। इस प्रकार हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए x और y के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो x और y के मान हैं, निर्देशांक है, उसमें संख्या बहुत बड़ी है। जैसे x का मान 1300 है, y का मान भी देखने को मिल रहा है कि 650 है। तो हमें क्या ग्राफ पेपर पर एक एक नंबर से लेंगे तो आएगा नहीं।
तो हमें इसके लिए क्या स्केल मानना पड़ेगा। तो हम स्केल मान लेते हैं, एक्स अक्ष पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 पॉइंट। ये 1 सेंटीमीटर एक खाने ग्राफ पेपर पर एक जो खाना होता है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। इस हिसाब से हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक खाना बराबर 200 पॉइंट। तो हमने एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 पॉइंट और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पॉइंट। अब इसके हिसाब से हम स्केल के हिसाब से एक्स और वाई अक्ष पर प्रदर्शित कर लेते हैं संख्याओं को। ये हमने एक्स पर रख लिया स्केल का, ये हमारा वाई अक्ष पर हो गया। अब हम इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेटों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। तो पहला निर्देशांक है इक्वेशन 1 का x 1300 y 0, दूसरा x 0 y 650, तीसरा x 300 y 500। ये तीन हमें इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब इन तीनों को ज्वाइन करने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये हमारी इक्वेशन 1 का ग्राफीय निरूपण हो गया। अब हम इक्वेशन 2 के निर्देशांक लेते हैं। ये लिया x 1000 y 100, फिर लिया x 100 y 400, फिर x 400 और y 300। इस प्रकार लेने के बाद हम इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफीय निरूपण है। अब इन दोनों को देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे हमने बताया था कि 3 सिचुएशन होंगी, ये रेखाएं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसाइड होंगी। यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और यदि कोइंसाइड हुई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक यूनिक सॉल्यूशन है इसमें। तो इसमें देखिए किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर x का मान 1300 और y का मान 0, अर्थात हमें इस इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ x और y बराबर 1300 और 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने x का बैट का प्राइस माना था x और बॉल का प्राइस माना था y। तो हमारा बैट का मूल्य कितना हो गया 1300 रुपये, और बैट का मूल्य हो गया 1300 और बॉल का मूल्य हो गया 0। अर्थात हमको दुकानदार ने एक बैट के साथ 3 बॉल फ्री में दी थी। ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो साथियों, इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं तो ग्राफ पेपर पर इसके निर्देशांकों को ज्वाइन करने पर हमें जो रेखा प्राप्त होती है वो एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण कहा जाता है। थैंक यू साथियों। यदि हमारा यह लेसन आपको अच्छा लगा तो इसे एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। यदि कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी लिखें, और यदि उत्साहजनक हो हमारी पढ़ाने का तरीका तो उसे भी एक बार ज़रूर लिखें। थैंक यू साथियों। कीप लर्निंग विद 1-2।